हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक ही रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि यही उपाय ही है पढ़ने का। फिजिकल क्लासेस तो फिर चलने में समय है, और कब से चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। चलेगा भी तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसे हमको बैठना होगा, कितना हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, विल आवर टर्न बी टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर डे और नॉट, और डे वाइज आवर शेड्यूल विल बी मेड, वी विल बी रीशेड्यूल्ड डे वाइज। इट इज़ ऑल द थिंग्स आर अनसर्टेन टिल नाउ। अभी तक ये सब अनसर्टेन है कि हमें कैसे पढ़ना होगा, किस तरह से क्लासेस में बैठने होंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल सिट इन वन बेंच, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल कम इन वन डे एंड द नेक्स्ट बैच ऑन द नेक्स्ट डे। मतलब किस दिन हमें स्कूल जाना होगा, किस दिन नहीं जाना होगा, ये सब अनसर्टेन है। तो नोइंग दिस अनसर्टेनिटी, देयर इज वन थिंग through which we can study. This is online classes through your YouTube or other online method you can study. So in the same course I am with a topic in grammar articles. मैं इंग्लिश के चैप्टर्स आपके 9-10th को भी पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊँगा भी, आगे भी इसके वीडियो आपको अपलोड होंगे। लेकिन आज मैं आर्टिकल्स एक लेकर के आया हूँ। आर्टिकल्स ग्रामर का एक पोर्शन है जो कि छोटे क्लास के बच्चों के लिए और बड़े क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल्स आते रहते हैं, ये सिलेबस में है और एडिटिंग में मोस्टली 9-10th के एडिटिंग में और नीचे क्लासेस के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। ये आर्टिकल क्या है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। आर्टिकल्स ट्रेडिशनल ग्रामर में आर्टिकल का जिक्र होता था जो कि एडजेक्टिव में इनको लिया जाता था। आज इन आर्टिकल्स को हम लोग डिटरमाइनर में लेते हैं। ऐसे ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इस बात को हम लोग अभी देखेंगे। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इस बात को मैं लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, आर्टिकल्स are the part of determiners. मतलब ये आधुनिक व्याकरण के अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आर्टिकल जो है डिटरमाइनर्स के पार्ट्स, डिटरमाइनर्स का पार्ट्स। अब डिटरमाइनर में इसके पहले वाले वीडियो क्लिप में आप डिटरमाइनर के बारे में एक बार देखेंगे, समझ में आएगी बात। और भी बातें जो हैं वो डिटेल में बताई जाएगी। पहले हम लोग आर्टिकल पे फोकस करते हैं। अब आर्टिकल को दो भाग में बांटा गया, इसको समझिए। आर्टिकल के दो भाग कौन सा है? पहला इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन सा आता है? तो दो है, ए और एन। ये इंडेफिनिट आर्टिकल में है और डेफिनिट आर्टिकल में द है। इनका उच्चारण भी हम लोग एक बार समझते हैं। इसका उच्चारण ए भी होता है और अ भी होता है, अ या ए। इनका उच्चारण द, दी, ये दी, और ये भी दी भी होता है, दी। ये उच्चारण है इनका। जनरल केसेस में ए और अन का उच्चारण, ए का उच्चारण अ होता है। ये एन है तो अन, एन भी कह सकते हैं, अन भी कहते हैं। इस तरह से एन का भी उच्चारण होता है। और यहाँ जो है द, दी और दी है, इसको डेफिनेट आर्टिकल के रूप में जाना जाता है। अब इस ए के लिए तो अ या ए लिखा गया, इसके लिए मैं लिख देता हूँ ऊपर अन या एन भी कहा जाता है, एन। इन दोनों में आप उच्चारण कोई भी कर सकते हैं। अब कब ए और कब अन कहा जाता है, कब एन और कब अन कहा जाता है, इसको समझना है। ये अ का जैसे उच्चारण होता है तो जनरल केसेस में आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो यहाँ अ लगा। थोड़ा सा जोर देना है, आई हैव ए पेन, वहाँ थोड़ा जोर दिया जा रहा है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ये अ जो है वीक फॉर्म है और ए जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म है।
उसी तरह से अन भी वीक फॉर्म है और एन जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। उसी तरह ये द भी वीक फॉर्म है, इसको भी वीक में ही लिया जाता है और ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। मतलब जब हम ज़्यादा जोर देते हैं तो वहाँ हम उसका इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी का इस्तेमाल करते हैं। और यह द या दी ये वीक फॉर्म में आता है। मतलब जैसे दिस इज़ द बॉय हु मेट मी, दिस इज़ द बॉय हु मेट मी, या वही लड़का जो मुझे मिला। दिस इज़ द बॉय, अब यहाँ दी डाला गया तो थोड़ा हम स्ट्रांगली उसको बोलेंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग फॉर्म है तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा जोर देने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो ये दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट और डेफिनिट केवल लिख देने से नहीं है, इनका इस्तेमाल करते समय भी डेफिनिट और इंडेफिनिट का ध्यान में रखा जाता है। अब ए एन का इस्तेमाल, जैसे ए एंड एन, देखिए इसको मैं लिखता हूँ ए एंड एन, ये पॉइंट है, पहला पॉइंट हम लोगों का। ए एंड एन या और एन लिख सकते हैं। ए और एन इज यूज्ड बिफोर एन indefinite person और ऑब्जेक्ट। ये इंडेफिनिट पर्सन और ऑब्जेक्ट के पीछे इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं किया जाता है। इनका इस्तेमाल किसी इंडेफिनिट, मतलब जो खास ना हो, विशेष ना हो, जो डेफिनेट ना हो, उनके लिए किया जाता है। और द का इस्तेमाल जो होता है, इसको भी लिखता हूं, द इज यूज्ड बिफोर और डेफिनिट पर्सन और ऑब्जेक्ट। और वहीं द का इस्तेमाल जो होता है एक डेफिनेट, एक खास व्यक्ति या वस्तु के पीछे होता है। एक मतलब विशेष व्यक्ति और वस्तु के पीछे होता है। इसी डेफिनेट और इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। अब बारी बारी से ए एन और द के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यूज ऑफ ए और एन दोनों के बारे में एक पॉइंट और इसका हम लोग जानते हैं। ए और एन का, ए और एन का यूज ऑफ ए और एन का, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट यहाँ मैं लिखता हूँ इसका फिर, कि ए और एन इज यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन। एक पॉइंट मैं इसमें जोड़ता हूँ, काउंटेबल नाउन एक वर्ड है कि इंडेफिनिट पर्सन और ऑब्जेक्ट तो लिखा है, यहाँ इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन मैंने डाला कि ए और एन का इस्तेमाल जब भी होता है तो काउंटेबल नाउन के ही पहले होता है। अब इसमें हम लोग सिंगुलर एक वर्ड और डाल दीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। जब भी ए और एन का इस्तेमाल होगा इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ, अ बॉय ये लिखा गया, एन एलिफेंट लिखा गया। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसके बाद भी थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा जटिल की ओर भी ले चलूँगा, कॉम्प्लेक्स की ओर ले चलूँगा। जैसे ऐसे कह सकते हैं, जैसे आई सॉ अ बॉय। आई सॉ अ बॉय में बॉय we don't know exactly about that boy, the boy is not a definite one और the boy कोई स्पेशल या खास नहीं है, इसलिए यहाँ ए का इस्तेमाल हुआ। लेकिन यही लड़का खास हो जाएगा जब दूसरे सेंटेंस में डालेंगे तो आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज एन इंडियन, द बॉय वॉज फ्रॉम माई विलेज। तो अब इसी को डेफिनेट बनाने के लिए अब हम ऐसे डाल सकते हैं, द बॉय वॉज फ्रॉम द सेम प्लेस या फ्रॉम माई विलेज।
द बॉय वॉज फ्रॉम माई विलेज। तो यहाँ द लग गया क्योंकि ये लड़का पहले इनडेफिनिट था, अब यही लड़का सेकंड सेंटेंस में अब डेफिनिट हो गया। किस लड़के की बात हो रही है? उसी लड़के की बात हो रही है जिस लड़के को मैंने कल मिला, जिसको मैंने मिला उसी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ द लगा। तो द निश्चित रूप से डेफिनिट के साथ और ए जो है इंडेफिनिट के साथ, ये क्लियर हुआ। तो ए और एन जो है इंडेफिनिट के साथ और द डेफिनिट के साथ। और दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि ए और एन जो है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इनका इस्तेमाल होता है। इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल मैंने जोड़ा, पहले इंडेफिनिट डाला था, अब यहाँ दूसरा एक पॉइंट डाला सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यू अंडरस्टैंड, जिनको गिना जा सकता है। कभी भी वाटर के साथ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि वाटर को गिना नहीं जा सकता है। सुगर को ए सुगर नहीं बोल सकते, ऑफ व्हीट नहीं बोल सकते, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल नाउन। फ्लर के पहले हम ए नहीं बोल सकते, फ्लर जो आटा है उसके पहले हम ए नहीं बोल सकते क्योंकि दे कैन नॉट बी काउंटेड। तो जब भी ए और एन का इस्तेमाल होगा काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। तो ये ए एन के विषय में था कि ए एंड एन ये पॉइंट एकदम इंक्लूसिव पॉइंट है, इसको आप कंक्लूसिव कह सकते हैं। इसमें सब चीज़ है कि ए और एन इज यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इस पॉइंट को आप जरूर लिखेंगे और इसको आप लिख लेने के बाद या और समझ लेने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। Now the next thing what we have to know, use of a and use of an separately। दोनों का अलग अलग यूज हम लोग समझेंगे। a का इस्तेमाल जो है या n का इस्तेमाल कंसोनेंट और वोवेल लेटर्स के हिसाब से नहीं किया जाता है, इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे, हम ध्यान में रखेंगे उनके साउंड के हिसाब से। आप जैसे 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स में ए ई आई ओ यू ये 5 वोवेल्स निकाल लेते हैं, जैसे 5 वोवेल्स हो गए और 21 कंसोनेंट्स हो गए, ये कंसोनेंट्स हैं। तो किसी किसी सेंटेंस में कंसोनेंट्स, किसी किसी वर्ड में कंसोनेंट भी वोवेल जैसा साउंड देते हैं और कहीं कहीं वोवेल भी कंसोनेंट जैसा साउंड देते हैं। तो यूज ऑफ ए एंड एन वी हैव टू स्पेशली पे अटेंशन एंड और फोकस on the sound of that particular beginning sound of that particular word। मतलब उस word के beginning sound को ध्यान में रखना है। तो ए का इस्तेमाल जो होता है वो consonant sound वाले word के साथ होता है। जैसे इसको लिखते हैं कि A is used before a word beginning with consonant sound। मतलब ए का इस्तेमाल वैसे शब्दों के पहले होता है जो जिनका कि कंसोनेंट साउंड से उनकी शुरुआत होती है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर ए लिखा गया तो ए बॉय तो लिख ही सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यूरोपियन लिखा हुआ है, यूरोपियन ऐसे लिखा हुआ, तो यूरोपियन में साउंड क्या, इस बात को ध्यान में रखना है। व्हाट इज द साउंड ऑफ यूरोपियन? साउंड यूरोपियन का साउंड क्या है? यह है, तो इसलिए इसको ए ही डाला जाएगा क्योंकि इसका साउंड कंसोनेंट साउंड है, ऐसे य। उसके बाद एक और है, जैसे ये देखिए 1 रुपी नोट, इसको लिखा गया 1 रुपये का नोट, तो इस ओ का ये साउंड क्या है? तो वह है, मतलब कंसोनेंट है, इसलिए 1 रुपी नोट होगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको ए का इस्तेमाल किया गया है। जैसे और भी है, 1 एक्ट प्ले है, 1 एक्ट प्ले। और भी है, जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी में भी यह है, यहाँ भी वह है, ये यह है। तो ध्यान देने की बात यह है कि ए का हमेशा इस्तेमाल
कंसोनेंट साउंड वाले जो वर्ड होते हैं जिनका बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड का होता है उससे ए का इस्तेमाल होता है। उसी तरह अब यूज ऑफ एन है, तो यूज ऑफ एन के लिए भी ये कहाँ यूज होता है, तो फिर वही बात है कि एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड beginning with vowel sound। vowel sound से जिनका शुरुआत होता है उसके साथ इस एन का इस्तेमाल होता है। एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद वॉवेल साउंड। अब इसमें भी बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। आवर लिखा हुआ एग्जाम्पल, एन आवर। उसके बाद ये लिखा हुआ ऑनेस्ट मैन, तो एन ऑनेस्ट मैन होगा। यहाँ भी अ प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ भी अ प्रोनाउंसिएशन है। ऐसे तो एन एलिफेंट, ये तो सबको समझ में आ जाता है कि एलिफेंट के साथ एन लगेगा क्योंकि यहाँ ये ए ही है। तो इस तरह से हम इसके साउंड को देखेंगे। ए और एन का इस्तेमाल करते समय हम साउंड को देखेंगे। इंग्लिश में 24 कंसोनेंट साउंड्स हैं, कंसोनेंट साउंड्स 24 है एंड 21 वॉवेल साउंड्स है। तो अब किस वर्ड में उसका बिगिनिंग किस साउंड से है, इस बात को ध्यान में रखने के लिए वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। मान लीजिए हमें ये पढ़ने ना आए कि हम यंग को क्या पढ़ेंगे, यंग को कैसे पढ़ेंगे, यंग में यह आ रहा है कि क्या आ रहा है ये नहीं समझ में आया तो फिर इसको डालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पे ये बात ज़रूर है कि साउंड को ध्यान में रख करके हम ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो क्लिप में फिर आपको द के बारे में बताया जाएगा। लेकिन आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि ये सारे स्टडी मटेरियल्स अगर आप नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो आपसे अछूते रह जाएंगे।